प्रदान किया गया है और अच्छे लोगों का चयन इसके माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करना चाहती है। जो AICC में भी इनको दायित्व दिया जाएगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए भी यह चयन होगा। जो पहले से प्रवक्ता काम कर रहे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और नए लोग भी करेंगे। तो नई एक खोज है कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रवक्ता के तौर के ऊपर। तो ये कार्यक्रम हम सब आपके बीच में लेकर के आज आए हैं। विस्तार से जो भी आपका इससे संबंधित कोई बात होगा तो साधना जी का जब नंबर आएगा तो वो बताएंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि यही एक प्रमुख मुद्दा है जिसके लिए आपको तकलीफ दी गई है। बाकी कोई मूल रूप से तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही आशय है। फिर भी कोई आपका कोई अति महत्वपूर्ण सवाल होगा तो हम आखिरी में ले लेंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं। आप आए हो तो आपका काम भी होना चाहिए और हमारा काम भी होना चाहिए। तो मैं जूली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में अपनी बात रखें और फिर विस्तार से ये क्या है, किस प्रकार प्रक्रिया रहेगी, कब कब रहेगी, ये साधना भारती जी आपको बताएंगे। माननीय जूली साहब। सम्माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय हमारे संगठन महासचिव तुनवाल जी, साधना जी, स्वर्णिम जी, पंकज शर्मा जी, सभी पत्रकार साथियों, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी एक टैलेंट हंट प्रोग्राम जारी कर रही है, प्रतिभा खोज प्रोग्राम, जिसके तहत जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्रवक्ता के रूप में, एक रिसर्च प्रवक्ता के रूप में, एक प्रचार कोऑर्डिनेटर के रूप में जो काम करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करके, और इस पद के लिए आज से ही ये ओपन हो गया है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद पूरी प्रक्रिया है, उनका इंटरव्यू भी होगा, उनका चयन होगा। और जो कांग्रेस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं और आज के समय में अपनी बात खुल के रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। मैं मीडिया के माध्यम से उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, वो इससे ज़रूर जुड़े और अप्लाई ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं साधना भारती जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या किस तरीके से होगा और कब कब होगा। बोलो, आ जाए सब काट। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, परमादरणीय जूली जी, परमादरणीय स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आदरणीय पंकज जी, प्रतीक जी, आदरणीय मेघवाल जी और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय पत्रकार बंधु, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर और हमारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो अभियान नेशनल टैलेंट हंट जिसे हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं उसकी को कोऑर्डिनेटर बनकर राजस्थान पहुंची हूँ। और आज वैसे तो आपको जानकारी मुख्य तौर पर दे दी है, परंतु आज जो देश में सिनेरियो है, जो परिदृश्य है कि जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती सहित प्रदेश अध्यक्ष महोदय सहित राजस्थान सहित देश की महिलाओं को, युवाओं को, जेनजी को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। और आज वो परिस्थिति है, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो, पेपर लीक की बात हो या फिर वोट चोरी की बात हो, इस पर आज मुखर होकर सब लोग बोल रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। और मैं आज इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान से स्वयं को इसलिए ज्यादा करीब जोड़कर महसूस करती हूँ क्योंकि मैं बचपन से कांग्रेस में रही हूँ। मैंने 2.5 साल की उम्र से बोलना प्रारंभ किया और 2003 में मैं जब सोनिया जी से पहली बार मिली तब मैं 9 वर्ष की थी और तब मैं स्टार प्रचारक के रूप में, नन्ही स्टार प्रचारक मुझे बनाया गया। एक प्रतिभा को पहचानने का काम उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने किया था
एक बच्ची में प्रतिभा ढूंढी और 2003 से 2004 के लोकसभा चुनावों से सोनिया जी की स्टार प्रचारक, राहुल जी की स्टार प्रचारक के तौर पर, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश भर के कोने कोने में मैंने प्रचार किया और सबसे कम उम्र की किसी भी राजनीतिक दल की मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी। और मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रतिभाओं का सम्मान करने का काम किया है और इसी की तर्ज पर हम आज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान, इसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। 24 नवंबर यानी आज से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद 3 दिसंबर हमने आवेदन की अंतिम तिथि रखी है। यह आवेदन ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भी किया जा सकता है, ऑफलाइन भी किया जा सकता है और इसका प्रचार प्रसार हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर अच्छे से करने का वो करेंगे कि हम जन जन तक, युवाओं तक पहुंचे। प्रदेश में जो पहले से ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं, जो अपना जमीनी स्तर से काम करते हुए आ रहे हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और जो नया युवा जुड़ना चाहता है, जिसे कि आज संविधान की रक्षा का दायित्व समझ में आता है, वो युवा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। ये मैं आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के युवाओं से एक अपील और आह्वान भी करती हूँ। 5 दिसंबर को हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर एक साक्षात्कार का कार्यक्रम रखेंगे, आमंत्रण देंगे उसके लिए। और 9 दिसंबर को व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंटरव्यू, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर होगा। और 16 दिसंबर को हम इसे परिपूर्ण करेंगे प्रक्रिया को। 16 दिसंबर को एक विशेष ज्यूरी बिठाई जाएगी एआईसीसी से और वो ज्यूरी ये तय करेगी कि प्रदेश स्तर पर व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होगा और हम सामूहिक चर्चा करेंगे। डिबेट्स जिस तरह की जाती हैं, इस तरह हम मॉक डिबेट्स करने का काम करेंगे। टॉपिक दिया जाएगा, पक्ष में विपक्ष में बोलने का अवसर दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाते हुए हम इसे करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है इस तरह इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे और देश भर में इसे चलाया जा रहा है। और इस प्रक्रिया के तहत हम चाहते हैं कि नई प्रतिभाएं जुड़े, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाएं बहुत है, परंतु प्रतिभाओं को उभारने की कमी हो जाती है। तो प्रतिभाओं को उभारने का एक काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जैसे राहुल गांधी जी हमेशा जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा रही हो, जगह जगह उन्होंने गांव गांव घूमने का काम किया, पैदल पैदल जाने का काम किया। और आजादी से आज तक आदरणीय राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा जनसंपर्क करते हुए करने का काम किया है। आज देश में राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन ये सत्यता है कि जब जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है, जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कोई आवाज उठाई है, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी ने जब आवाज उठाई, तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा क्यों ना रहा हो। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पूर्व भाजपा जा जाकर कहती थी कि हम जब आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, जब भावनाएं भड़काकर वोट ले लिया, सत्ता में आ गए, उसके बाद बदल गए, कोर्ट में एफिडेविट देकर कह दिया कि भैया जटिल प्रक्रिया है, हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। लेकिन राहुल गांधी जी ने मुखर होकर सामाजिक न्याय की बात उठाई और बाद में मोदी सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे ही हम वोट चोरी की आवाज को भी उठा रहे हैं और वोट चोरों से गद्दी छुड़वाएंगे। क्योंकि देखिए कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस नेहरू गांधी गोखले की जान है, कांग्रेस सरदार पटेल के सपनों का सम्मान है, कांग्रेस इंदिरा जी और राजीव जी के बलिदान का प्रमाण है, कांग्रेस भिन्नता में एकता की तान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र देव घोष कांग्रेसी थे, लाल बहादुर की अंतिम सांस कांग्रेस थी, जेपी की जवानी की तान कांग्रेस थी, देश को आजाद कराने की कहानी कांग्रेस थी, दलितों को हक दिलाने की दीवानी कांग्रेस थी, गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाली कांग्रेस थी और आरएसएस के द्वेषपूर्ण विचारधारा पर बैन लगाने वाली भी कांग्रेस थी। और एक बार फिर आरएसएस के द्वेषपूर्ण विचारों से इस देश को बचाएगी कांग्रेस और जनता को जगाकर जनता के ही सहयोग से वोट चोरों से गद्दी छुड़वा कर दिखाएगी कांग्रेस। और आपके जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछिए। प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए थोड़ा। मैंने बताया आपको कि हम लोग नेशनल टैलेंट हंट शुरू करने जा रहे हैं। आज से लोकार्पण है, आज लोकार्पण है, इसका लॉन्च कर रहे हैं आज से। और हम ऑनलाइन फॉर्म, इसमें क्यूआर कोड है, भी हम आपको खड़े होकर सब लोग दिखा भी देंगे एक बार पोस्टर को, उसमें क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके जो भी युवा जुड़ना चाहता है, नेशनल टीम में जुड़ना चाहता है, एमपीआर कोऑर्डिनेटर्स भी इसमें बनाएंगे, हम प्रवक्ताओं का चयन भी इसमें करेंगे। जो भी युवा चाहता है, जेनजी चाहता है, आगे बढ़कर अपनी आवाज मजबूती से संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के हित में रखना चाहता है, वो आगे आकर इस फॉर्म को भरे और हमारे साथ जुड़े। आवेदन की अंतिम तिथि हमने 3 दिसंबर रखी है, 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद 5 दिसंबर, मैं पुनः दोहरा रही हूँ, 5 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तर का इंटरव्यू के लिए आमंत्रण हमने रखा है।
और 9 दिसंबर को हम क्षेत्रीय स्तर पर व्यक्तिगत साक्षात्कार करने का काम करेंगे, 1-to-1 से इंटरव्यू कहते हैं। और प्रदेश स्तर पर जो व्यक्तिगत साक्षात्कार प्लस जो सामूहिक चर्चा, जिसमें निकल कर आएगा कि अगर डिबेट में हम उन व्यक्तियों को, उन युवाओं को, जेनजी को जब बिठाएंगे तो किस तरीके से वो बहस कर सकते हैं, उन प्रतिभा की खोज के लिए हमने 16 दिसंबर अंतिम तिथि तय की है। इस दिन हम साक्षात्कार करके उसके बाद ज्यूरी जो एआईसीसी की होगी वो तय करेगी। इसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी है, जिसके कन्वेनर आदरणीय स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिसमें आदरणीय प्रतीक जी, पंकज जी वगैरह सब लोग हैं और ये लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ हमारे राजस्थान के संभागों के हमने एक रीजनल कोऑर्डिनेटर्स बना दिए। इसकी लिस्ट आदरणीय स्वर्णिम जी आपसे साझा कर देंगे किनको बनाया गया है। वो लोग फिर जिलाध्यक्ष महोदय से बातचीत करके डिसाइड करेंगे कहां फॉर्म आए हैं, कितने फॉर्म जमा हुए, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, इसे हम तय करेंगे। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है, इसे हम पारदर्शी रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने ज्यादातर ऑनलाइन का उसमें वो किया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ज्यादा से ज्यादा जेनजी जो हमारा युवा है वो जुड़े, इसके लिए हमने ऑनलाइन प्रक्रिया को भी इसमें महत्वता दी है। कोई सवाल? आज राजस्थान में ही लॉन्चिंग है या और भी जगहों पर है? आज देखिए सभी राज्यों में अलग अलग तिथियां हैं लॉन्च की, क्योंकि सभी जगह के कोऑर्डिनेटर्स अलग हैं, सब लोग अपने तरीके से, जहां ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बन रही है पहले, वो लोग अपना कर रहे हैं और ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आज राजस्थान में हमने किया। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे सीएनपी लीडर श्री टीका राम जी, हम ये पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं आज, जिसमें QR कोड है, हमारे लॉन्च ओके। हो गया? ये कोई क्राइटेरिया हमने नहीं रखा है, चयन की प्रक्रिया के बाद मालूम चलेगा। तो रखे होंगे ना भाई कि भाई हिंदुस्तान से इतना लेना है, एक लेना है। ये ज्यूरी अभी ज्यूरी नहीं बनी है हमारी, ज्यूरी डिसाइड करेगी। ज्यूरी को अभी जो पार्टी की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से जो प्रोग्राम दिया गया है वो डिबेट्स तक का तय है। अभी एआईसीसी की ज्यूरी डिसाइड नहीं हुई है, जो यहाँ की आगे की चयन प्रक्रिया को जो इंटरव्यूज करेंगे उसके लिए ज्यूरी अलग डिसाइड होगी। उसके बाद हम आपको ये वाली जो आपके सवाल है इनका हम ज्यादा क्लैरिटी के साथ जवाब दे पाएंगे। और कोई सवाल? तो राजस्थान में तो जिला अध्यक्ष को चयनित को लेकर के आपस में मनमुटाव चल रहा है और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं की आप लोग कहाँ चल रहा है? ये तो अपनी अदा के लिए जाना जाता है, ये तो अमित शाह को भी नहीं बख्शते, तो एवरीथिंग इज ओके। 1 दिसंबर से बीजेपी की जो मंत्री जनसुनवाई है वो करेंगे। पहले भी जनसुनवाई चली गई थी लेकिन कोई मंत्री वगैरह नहीं पहुंचे थे। 1 दिसंबर से दोबारा से शुरू करने का जो काम है तो वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। क्या आप कहेंगे इस पूरी जनसुनवाई को लेकर? नहीं, शुरू तो की थी, मंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कहने से काम तो हो नहीं रहे, तो हम क्या जन सुनवाई करें। और ये जन सुनवाई नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसको ठंडे छींटे उसके ऊपर देने की एक असफल कोशिश ये लोग बात कर रहे हैं। जब मंत्रियों की उनका ऐसे नहीं सुनता, मंत्रियों की उनके विभाग का सेक्रेटरी नहीं सुनता, जब विधायक की एसडीएम नहीं सुनता, मंत्री की, प्रभारी मंत्री की जिला कलेक्टर नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता, तो फिर किसकी सुनवाई करके कौन किसको क्या लाभान्वित कर देगा, क्या समस्या का समाधान कर देगा, ये समझ से परे है। जिस तरीके से नरेश मीणा ने पीएम मोदी पर जो विवादित टिप्पणी की है, क्या राजनीति में इस असभ्य भाषा निंदनीय है। और नरेश मीणा पर और आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके के असभ्य भाषा का उनका बड़ा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा। मेरे और भी बहुत काम है। आपके किसी बयान को लेकर के जो मंत्री है सरकार के, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि आपने धर्मांतरण को लेके ये कह दिया, ये कह दिया। आपका कोई बयान सामने तो आया नहीं है, इसमें सच्चाई क्या है? क्या है, अंतक से हारने के बाद में बौखलाहट है और चीर परिचित उनका जो काम है, हिंदू मुस्लिम करो, धर्म के आधार पे बांटने की बात करो,
तुष्टीकरण की बातें करो और कर करा के अपनी खाल बचा लो। तो जब मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, इनके मंत्री ये कह रहे थे कि ये 2 साल के काम किया परीक्षा होगी और इसमें हम सफल होते हैं तो हम 2 साल में अच्छा काम किया है, तो हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया था। अब वो 2 साल का उनका फेलियर जनता ने साबित कर दिया कि ये फेल है, कुछ कर नहीं पाए। तो अब दूसरे इस तरीके के मनगढ़ंत मुद्दे ला करके और कोसने का काम कर रहे हैं। गोविंद डोटासरा तो उनका प्रिय सब्जेक्ट है, आरएसएस और बीजेपी का प्रिय सब्जेक्ट राजस्थान में गोविंद डोटासरा ही है, इसलिए मैं तो तैयार हुई उनके लिए। क्या कहीं आपने कोई बयान दिया था क्या ऐसा? तो उनको पूछो ना, उनको पूछो कि कहाँ है वो बयान और क्या दिया था और क्या आप इसके ऊपर कहना चाहते हो। बीजेपी बीट देखने वालों से मेरा आग्रह आपके माध्यम से कि उनसे वो बयान लिया जाए और अन्यथा उनकी बकवास को नहीं चलाया जाए। राजस्थान में क्या कहेंगे? हैं? राजस्थान में सीएस को बदल दिया गया है, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो बदलने की तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं, बड़ी पर्चियां भी बदलेंगी। अब शुरुआत हो गई है तो आशा करो कि बड़ी पर्चियां भी बदलेंगी। वो कह रहे, एक ने कहा कि मैंने उसका पत्ता काट दिया, दूसरे ने कहा मैंने उसका पत्ता काट दिया, और ये सब मिल मिला के कहीं बड़ी पर्ची का पत्ता नहीं काटते, ये चिंता लगी हुई है राजस्थान को। ये जिनको आप लोग चयनित करेंगे मैडम जी, तो क्या सिर्फ खाली प्रवक्ता बना के उसको रखा जाएगा या कांग्रेस पार्टी उससे चुनाव भी लड़वाएंगे भविष्य में? चुनाव के लिए तो हर भारत का स्वस्थ चित्त का व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल होगी, जिसमें आप भी आते हो, लड़ ही सकता है ना, कोई मना नहीं कर सकता है। क्या आपको मौका दिया क्या? जब बाल अवस्था सबको ही देते हैं, उम्र होने पे तो मौका दिया जाएगा। 10 साल में किसी को चुनाव लड़ा देते हैं क्या? लेकिन सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बनाया है। और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को भी सम्मान दिया। देश को प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसने दिया? मैं भी तो महिला ही हूँ भाई। और बचपन से मौका कांग्रेस ने दिया। कितना बड़ा दे रखा है। देखो आपकी बोलती, आपके सामने सवाल जवाब हो रहे हैं, इससे बड़ा क्या मौका मिलेगा बताओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लेकिन वो फेल हो गए इसमें भी। क्या है, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है और वो स्टाइल नहीं आ सकती। उनमें झूठ बोलने की स्टाइल है, वो हम में नहीं आ सकते, और हमारे गमछे की स्टाइल उसमें नहीं आ सकती है। अब बीजेपी की बोलती बंद हो गई। मेरे वो कहते थे ना मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कि गमछा हिलाने से क्या होता, अब पूछूंगा बताओ। सजेशन नहीं है क्या, ऐसा चेतावनी है कि ब्यूरोक्रेसी मिलकर मुख्यमंत्री का पत्ता काट सकता है, ये लाइन नहीं, हकीकत है भाई। सजेशन क्या है इसमें, मैं क्यों दूंगा सजेशन इनको? नहीं, मैं चेतावनी देने वाला होता कौन हूँ? हम तो 2028 में पटकेंगे इनको। वो बस सीधी सी बात है। कुश्ती में क्या है कि काके का कोई साग नहीं होता है, कुश्ती में तो पहलवान को लड़नी है, तो हम तो 2028 में इनको हटाएंगे। अब पहले अगर ये आपस में कर करा के नूरा कुश्ती हटा लें, हट जाएं, तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। प्रदेश को तो नुकसान होगा, इस ब्यूरोक्रेसी के झगड़े से भी नुकसान हुआ है और पर्ची खुलने से भी नुकसान हुआ है, और पर्ची बदलती है तो और बड़ा नुकसान होगा। डूंगरी बात पर प्रदर्शन जो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा है कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। हम तो गुमराह करने गए नहीं। जनता को परेशानी होगी सरकार के किसी भी काम से, तो हम जनता के साथ खड़े रहेंगे उसकी मदद के लिए। ये कांग्रेस का स्टैंड है। सर, जिलाध्यक्षों की सूची आ गई है, 45 नाम आए हैं। आपका जो उदयपुर संकल्प था उसमें जो 50% रिजर्वेशन की बात की गई थी, महिलाओं को नुमाइंदगी की बात की गई थी, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट? नहीं, देखिए 50 साल से कम के 50% तो वो हो रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी को 50% वो हो रहा है। पहला प्रदेश है राजस्थान जिसमें 7 महिलाओं को 45 में से जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की। तो इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। बीजेपी भी नहीं कर पा रही, जो महिला आरक्षण की बातें कर रही हैं और ठंडे बस्ते में डाल के 2034, 44, 47 तक ले गए। अता पता नहीं कब लागू होगा, नहीं होगा, जुमला है उनका। तो मैं समझता हूं कि हमने जो चिंतन शिविर में जो फैसले किए थे उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमने जितने भी पदाधिकारी बनाए हैं, मंडल अध्यक्ष तो नया है हमारा, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी,
उस चिंतन शिविर की अक्सर से 100% पालना की है, अभी जिलाध्यक्षों में भी पालना की है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी प्रक्रिया हुई है और अच्छे लोग जो नीचे के ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, जनता के प्रिय हैं, जनता के साथ तालमेल अच्छा है, उनकी सुख दुख में भागीदार बनते हैं, ऐसे लोगों को एआईसीसी ऑब्जर्वर के माध्यम से नाम गए सभी लोगों से चर्चा करके, और उसके बाद में एआईसीसी ने ये टीम डिक्लेयर की है। तो इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग कोऑपरेट करें, संगठन को मजबूत करेंगे और इस बीजेपी सरकार को जो जन विरोधी कार्य कर रही है उसको नाक में नकेल कसने का काम भी करेंगे। राजधानी जयपुर का जो जयपुर को लेकर के और 5 जिले हैं आपके, जयपुर भी उसमें शामिल है, राजधानी तो आपकी बड़ी जगह है, तो उसको होल्ड किया गया है, क्या करना? झालावाड़ और बारा, वहाँ एक जिले में शायद हो गया और एक जिले में और होगा। उसके बाद में एआईसीसी में जब उनकी रिपोर्ट जाएगी तो 50 के 50 आपको मिल जाएंगे। जयपुर रुकने की कोई वजह रही? नहीं, वजह क्या होती है, वो तो एआईसीसी को तय करना है, 45 करना है, 50 करना है, 40 करना है, 42 करना है। उनको जो मंथन मनन करना होगा, अपना देखना होगा, वो देखेंगे, उनकी प्रक्रिया है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, 50 के 50 मिल जाएंगे आपको जल्दी नई साल से पहले। 1 महीना ही तो बचा है। नहीं, क्यों लगेगा, आज भी आ सकती है। उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं ना, मुझे उसका संज्ञान नहीं है। मुझे तो जो घोड़े दे देंगे ना उनको फील्ड में दौड़ाऊंगा। 45 घोड़े मिल रहे हैं, इनके लिए क्या तैयारी आगे? इनके लिए 29 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, हमारे प्रभारी जी भी आएंगे, गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, सारे तमाम सीनियर लीडर एआईसीसी के सब लोग यहाँ आकर के हम एक तो एसआईआर के ऊपर समीक्षा करेंगे, जो गड़बड़ियाँ ये सरकार करा रही है या बीजेपी करा रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और इनको भी आगे का टास्क देने का काम करेंगे। एक रैली 14 दिसंबर को महारैली हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसके लिए भी हम तैयारी बैठक उसमें दिन करेंगे। अगर एसआईआर गलत है तो आपका विकल्प क्या है? अगर एसआईआर होती है, फर्जी वोटर्स की पहचान होती है, तो ये तो अच्छा है। क्या फर्जी नहीं, उसमें है अब्सेंट वोटर, बेईमानी करके एब्सेंट दिखा दो कि ये तो घर पे मिला ही नहीं। डेथ एएसडी बोलते हैं उसको, ये आप पता लगाना, एएसडी। तो अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। तो अब्सेंट में पूरा का पूरा बेईमानी, शिफ्टेड में 50% बेईमानी और डेथ में भी 10% बेईमानी। ऐसे कर करके एक एक विधानसभा से 20-20, 25-25 हजार वोट काटना चाहते हैं। जब सामने आएगा तो हम बता देंगे कि ये एएसडी कहाँ लागू हुई, किन मोहल्लों में हुई, जहां कांग्रेस का वोट बैंक एमएलए और एमपी में क्या था, वहां पर कितनी एएसडी हुई, बीजेपी का जहां ज्यादा वोट बैंक था वहां एएसडी कितनी हुई, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ये सुना आपने कभी किसी ने एएसडी? नहीं सुना? चुनाव आयोग में फोन करना, सुना हुआ है ना कि ये एएसडी क्या है भैया, एब्सेंट किसको मानोगे? वो ये कहते हैं जो घर पे नहीं मिला वो एब्सेंट है। तो धंधा करने नहीं जाएगा कोई आदमी, काम करने नहीं जाएगा, उसको एब्सेंट मर्जी आई जिसको मान लेंगे। शिफ्टेड यानी परमानेंटली शिफ्ट हो गया, तेरे को क्या पता चला कौन सा सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है कि रोजाना देखते हो कि ये शिफ्टेड हो गया कि नहीं हो गया? उसमें भी अपनी मनमर्जी करेंगे। और मैंने तो सुना डेथ में भी बेईमानी कर रहे हैं, कभी होती नहीं है लेकिन डेथ में भी कर रहे हैं कि डेथ बता दो, फिर अगला फार्म लेके आएगा, हमारी मर्जी आएगी तो जोड़ेंगे, नहीं मर्जी आएगी तो नहीं जोड़ेंगे। तो ये बड़ी बेईमानी चल रही है, इस बेईमानी को डट के मुकाबला करेंगे, चिंता करने की बात नहीं। 52,000 बीएलए आपने लगाए हैं, लगातार गहन निगरानी कर रहे हैं, अब कहाँ कर रहे हैं? तो उनको तो पूछ ही नहीं रहे बेचारों को, यही तो झगड़ा है। ये समीक्षा बैठक में बात करेंगे। एक भी बीएलओ ने हमारे बीएलए को कभी भी संपर्क नहीं किया। हमारा बीएलए जाता है
तो वो कहते हैं आप चिंता मत करो, लास्ट में दिखा देंगे। लास्ट में क्या दिखा देंगे? ऑनलाइन भर रहे हैं वो तो। लास्ट में तो वो तो दिखा देंगे कि भैया इतने अब्सेंट है, इतने शिफ्टेड है, इतने डेथ है, ये ASD लागू कर दिए, 35,000 काट दिए, 40,000 काट दिए, 15,000 काट दिए। फिर उसके बाद में दावे आपत्ति करते रहो, उनकी मर्जी है, जिसका दावा आपत्ति स्वीकार करेंगे, नहीं मर्जी है उसका नहीं करेंगे। तो 4 दिसंबर से पहले अगर मान लीजिए आप बेईमानी होने दे रहे हैं तो फिर नहीं होने देंगे। किसके बात गाल के पकड़ूं तो बताओ तो सही आप। मुझे क्या बताओ अब्सेंट किसको दिखा रहे हैं? नहीं, किसको अब्सेंट दिखा रहे हैं, किसको शिफ्टेड दिखा रहे हैं, वो तो उनका सिस्टम है ना। और एक और बेईमानी हो रही है कि जो BLO है उसका लॉगिन आईडी भी कहीं दूसरी जगह से भी काम में लिया जा रहा है, ऐसी भी सूचना मिली है। मैं कंफर्म इसलिए नहीं हूं, अभी तक लोग बाग कुछ कह रहे हैं कि साहब मैंने तो इसको ऐड ही नहीं किया, और ये ऐड कैसे हो गया? मेरी विधानसभा, मान लीजिए कोई BLO है, उसकी विधानसभा में वो ही लॉगिन आईडी कर सकता है या खुद कर सकता है, वो BLO की आईडी से लॉगिन दूसरा कैसे कर सकता है BLO के अलावा? तो कई सवाल हैं, इसको हम लोग 29 को करेंगे। आज का तो मोटा मोटी यही है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आंदोलन करके ये जो बात बेईमानी की बात कर रहे हो इसको रोका जा सकता है? नहीं, आंदोलन नहीं, हटाएंगे इनको दोनों को, दिल्ली वालों को और इन दोनों को। काहे कि आंदोलन तो कर ही रहे हैं ना, इनको तो दोनों को गद्दी से हटाना पड़ेगा, वोट चोरों को तो। लेकिन आंदोलन तो नहीं कर रहे उनको तो कांग्रेस नहीं, कौन नहीं कर रहा है? जो कांग्रेस में नहीं कर रहे उनको नोटिस भी दे दिए। नहीं, काहे कौन नहीं कर रहा है? तो सारे ही कर रहे हैं। हम तो आंदोलन, हम तो राज कहाँ से करेंगे? राज है ही नहीं, आंदोलन ही करेंगे हम। ये तो बहुत करेंगे साहब। अभी तो इतना प्रेशर झेल रहे हैं वो कि अभी तो खुद ही कर रहे हैं, उनके परिवार को भी नौबत आ गई है। आप बताओ, रात को 200 फार्म बांटे और सुबह कह रहे हैं कि वापिस लाओ भर के। और मुझे तो ये भी सूचना मिली है कि वो आनन फानन में आधार कार्ड का नंबर नाम भरा के ले जा रहा है, साइन करा के ले जा रहा है। 2002 की वोटर लिस्ट से लिंक करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी है। तो ये बड़ा का काम कर रहे हैं, लेकिन करेंगे, इनका इलाज भी करेंगे। एक आंकड़ा कल अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी विंग के प्रमुख हैं उन्होंने जारी करा, वो आंकड़ा ये था कि 2002 में जब पहले SIR हुई थी और अब जब हुई, तो इस बीच में जो दरमियान का जो समय रहा, बांग्लादेश और से आसपास की सीमा से लगते हुए जो 10 जिले है, टॉप 10 वही है जहाँ पर 60% मतदाता बढ़ गए। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे? हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहे थे, झूठे वादे करके ले रहे थे। अब इनको याद आई कि ये बांग्लादेश वाले आ गए। क्या बात है? ये तो अमित मालवीय तो कोई जिम्मेदार आदमी है क्या? पदाधिकारी हो सकता है, जिम्मेदार नहीं हो सकता। देश के प्रति जिम्मेदारी की बात कभी उनके मुंह से, उनके ट्विटर हैंडल से मैंने तो नहीं देखी। हो गया आज तक। थैंक यू। उनका अध्यक्ष साहब 2 मिनट और रुकेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष सारे हैं आपका आपको लेते हैं। आ जाओ अध्यक्ष जी। आ जाओ, इधर आ जाओ, मदन जी इधर आ जाओ, 2 जना उधर आ जाओ, किशोर इधर आ जाओ। आ जाओ।